चलिए, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, दैट Q इक्वल्स टू N होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो N इक्वल्स टू हो जाएगा Q/E। Q अपने पास है, दैट इज -1.282 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6। देखो मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो -1.6 लेने की जरूरत तो नहीं है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 10�1 और ये आपके पास आ जाएगा 0.8। 3 लाख हो रही है। ठीक है, 3 लाख हो गई है। स्क्रीन लैग हो रही है। जी सर। ओके ओके, मैंने इसीलिए बोला था, हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरनेट का दिक्कत है तो समस्या हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो अपना ऑफ करता हूँ, चलेगा क्या? हाँ जी सर, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ तो थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो सही से आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। सो आज अपन बात करने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है। देखो इसके प्रॉपर डेरिवेशंस है, कहोगे तो करा दूंगा बट बहुत ज्यादा काम का नहीं है। लास्ट क्लास में रेडियस वगैरह करा रहा था, काफी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी मोटे मोटे तौर पे मैं अभी समझा जरूर दूंगा कि इसका कर कैसे सकते हो। ठीक है, चलो। सो पहले तो मैं बता दूं सीधे सीधे कि किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिट ये कितना होगा। सो देखो, एक चीज तो पहले दिमाग में सेट कर लेना कि ऑर्बिट की कभी कोई एनर्जी नहीं होती है, होती है उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन एक हो या 5 हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबकी इंडिविजुअल जो एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली इतनी ही होगी जितना भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम बोर्स मॉडल पे बात कर चुके थे तो हमें पता है कि बोर्स मॉडल डील करता है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी। बाकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट अभी होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये नहीं कि कोई ऑर्बिट है, कोई पाथ है, उसकी एनर्जी नहीं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सो कहता है कि किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी ये होगी -13.6 Z² बाई फिर n²। से लैग कर रही है सर, स्क्रीन लैग हो रही है, फिर से कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा लैग हो रही है। ओके ओके, चलो ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे कराता हूँ और मैं कल मतलब दूसरे जगह मैं चला जाऊंगा, वहां से वहां पे वाईफाई काम कर रहा है, वहां से चल जाएगा, यहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है। सो आज ट्राई करते हैं, ज्यादा नहीं 20-25 मिनट और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट देके आज क्लास करते हैं, थोड़ी सी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अगले क्लास में ये दिक्कत मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आज मैनेज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी मैं बिल्कुल धीरे धीरे कराता हूँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर अगले क्लास में ही करेंगे इस चीज को। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो किसी भी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 Z² बाई n²। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, दिस इज टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम है ये। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है। नेक्स्ट थिंग, हमें जो एक बात और भी ध्यान रखना है वो ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज -2/1 होता है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल होती है
काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, सो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास कहानी है। अब अगर आप चाहें तो इस चीज को यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास एक और भी जो टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप कैसे कर सकते हैं, तो P बराबर -2 K पुट करके, सो बेसिकली माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास कुछ कुछ इक्वेशंस बन के चले आए। यहाँ तक इक्वेशंस ये सारे दिख रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेरिवेशन करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², और आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप वेलोसिटी के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दीजिए, मास पुट कर दीजिए, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके थे। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, और आपके पास टोटल एनर्जी का भी डेरिवेशन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मास, चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पाई, इन सब के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इस पूरे कहानी में अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ। चलो अब वापस से मैं इस फॉर्मूले पे आता हूँ। तो फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिट का -13.6 Z²/n²। यूनिट इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सो बेसिकली मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार ध्यान जरूर से दीजिएगा, मुझे पता है कि सारे लोगों को ध्यान होगा स्टिल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ और नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कुछ और नहीं करना, ई के जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू बन के आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में भी बड़े आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सो यहां से आपके पास कौन कौन से रिलेशंस आ गए? आपको टोटल एनर्जी पता, तो आप पोटेंशियल बता सकते हैं, काइनेटिक बता सकते हैं, या किसी इनमें से कोई भी एक पता तो दूसरा बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चलो। सो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि बताइए हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये किसी ने बोल दिया, आप कैलकुलेट करके बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो हमें पता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हमने जस्ट अभी देखा कि टोटल एनर्जी जो है ये बराबर होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम बस फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं और अपने पास सॉल्व होकर चला आएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी -13.6 यहाँ सब की वैल्यू 1 और n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3। तो अब जैसे यहाँ पे 1 and 3 आप पुट कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू जो है आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दैट इज 1.51। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो इस तरीके से किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक बात जो है जो आप याद कर ले कि इन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो आपको कौन से ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है ये आप थोड़ा सा याद कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या क्या है भाई साहब? तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकेंड की एनर्जी, थर्ड की एनर्जी और फोर्थ की एनर्जी, कम से कम इन चारों की एनर्जी आप याद रखें तो बढ़िया रहता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट एनर्जी होती है दैट इज -13.6। सेकेंड की कितनी होती है मुझे फटाफट से बताते जाओ जल्दी। सर -3.4। थर्ड की -1.51। फोर्थ की 0.8 लगभग 0.858 के रेंज में आता है। ठीक है, उससे कोई नहीं। चलो तो ये आपके पास चार ऑर्बिट्स जो है इनका आपको एनर्जी याद रखना है कि भैया लगभग इनकी एनर्जी कितनी कितनी आ रही होती है। डन है, और ये सारे के सारे वैल्यूज किसमें है, तो ये सारे वैल्यूज आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन एटम की कहानी हो। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रांजिशंस हुए तो उस समय क्या होगा।
तो ट्रांजिशंस की हम कहानी पढ़ने वाले हैं अभी कि इन ट्रांजिशंस क्या होता है, ठीक है। और यही सबसे अधिक जो है यहाँ पे बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो हाइड्रोजन का ट्रांजिशन समझेंगे क्या होता है, और जब हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब समझेंगे कि फोटोन वगैरह का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से इसका क्या लेना देना है, ठीक है। चलिए, तो जब ट्रांजिशन होता है तो उस समय जब कभी भी ट्रांजिशन हो, सो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जा रहा होता है तो उस समय वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी होगी एब्सॉर्ब, और यहाँ पे होगी एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट थिंग कि भैया ये किस फॉर्म में होगा, तो ये जो फॉर्म रहता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में ही या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा। बाद में आप कुछ और भी फॉर्म पढ़िएगा, पर अभी के लिए फिलहाल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स ओनली, कि एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज होगा। अब सवाल उठता है कितना एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज, तो बड़ा सिंपल सा कहानी है। कहता है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया तो जो यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होगा वो कितना होगा, तो एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट का मैग्नीट्यूड ले लो। मैं मैग्नीट्यूड क्या क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे पूछ दिया कि कितना एब्सॉर्ब हो रहा है या कितना रिलीज हो रहा है, इसलिए उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें उल्टा भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर से नीचे भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये कहा जा सकता है कि जो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, इसके लिए आप चाहें तो आप सीधा साधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 13.6 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। अगर ये हाइड्रोजन एटम था, कोई और एटम होगा तो बस आपको इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। ये एन फाइनल माइनस एन इनिशियल जब मैं लिख रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड लगा लिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनल पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, इनिशियल पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि एब्सॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है। डन है क्या, यहां तक में कोई समस्या है तो मुझे बता दो फटाफट से कि एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज की कहानी समझ में नहीं आई। आ गई सर। डन है, चलेगा। यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट से बोलो, चलो पढ़िए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। तो कहता है कि भैया एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज कितना है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब आगे की कहानी कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में दे दिया कि भैया बताइए कितना फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकला या कितना फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्सॉर्ब किया, तो क्या कीजिएगा। तो थोड़ी सी कहानी उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भैया लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर वाली कहानी बाद में आएंगे उसको। नेक्स्ट कहता है कि ट्रांजिशंस में एक और भी चीज पूछता है। वो पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं किसी भी ट्रांजिशंस में, और कितने तरह के ट्रांजिशंस होते हैं। ये सारी चीजें हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले तो बोलता है कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है। सो कह रहा होता है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास, सिस्टम में मैं थोड़ा सा बना दूं, कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास सेकेंड ऑर्बिट से कहीं जंप करके जा रहा है, और सेकेंड ऑर्बिट से ऑब्वियसली नीचे अगर जा रहा है तो भैया वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट में ही जा सकता है। सो कहता है कि अगर सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है तो उस ट्रांजिशन को कहते हैं दैट इज अ बाल्मर ट्रांजिशन। डन है क्या, यस यस ठीक सर। है। बोलता है कि अगर थर्ड से कहीं पे आया, थर्ड से कहीं पे भी जाए, हो सकता है सेकंड में जाए, हो सकता है फर्स्ट में चला जाए, तो वो थर्ड से जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज। लाइमन सही है, सीरीज। सही है ना, गलती तो लाइमन नहीं है ना, सीरीज। ये देख लो अच्छे से।
अच्छे से चेक कर लो, मैं वापस से बोल रहा हूँ। थर्ड से आएगा तो लाइमन बाल्मर। कहलाएगा, और फर्स्ट सेकंड से आएगा तो बाल्मर कहलाएगा, सही है ना? पास्चन होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, पास्चन मैं तो होगा। बोले जा रहा हूँ और तुम तो ध्यान दे नहीं रहे हो। हाँ सर, गलत बोला आपने। सर गलत बोला फर्स्ट में मैंने? तो क्या बात कर रहे हो, बताओ तो। अभी तो तुम बोल रहे थे कि नहीं बिल्कुल सही है। सर वो फ्लो फ्लो में बोल दिया। अच्छा, फ्लो फ्लो में बोले, गुड। तो ये बताओ मुझे कि फ्लो फ्लो में जो पहला वाला लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है सर। सर। गलत है सर, लाइमन होगा। लाइमन। अच्छा चल, लाइमन होगा। यस सर। यस सर, फर्स्ट में आ रहा है ना। अरे कौन सा? तो फर्स्ट सीरीज विल बी लाइन, ठीक है। सेकंड सीरीज जो आपके पास आने वाला है, जो ऑर्बिट नंबर बाल्मर। 3 से आएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? बाल्मर। डन है क्या? बाल्मर सीरीज। दिस वन यस इज सर। बाल्मर, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्बिट नंबर यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, ये n की वैल्यू। चलो एक और बना लेते हैं। Fifth, this is sixth, ठीक है। चलो थर्ड से आया, नेक्स्ट आते हैं। अगर फोर्थ से आया तब इसको क्या कह रहे होते हैं? पास्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन। फिफ्थ से आ रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट सीरीज। वेरी गुड, ब्रैकेट सीरीज। सिक्स से आ रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? पी फंड। फंड सीरीज। और अगर इसके ऊपर से आता है उसको क्या बोलते हैं? हम्फ्री सीरीज। वेरी गुड, किसी ने बोला अभी, ठीक है। सो लास्ट वन इज दैट इज हम्फ्री। सर स्क्रीन लैग हो गई। सर स्क्रीन सर वापस स्क्रीन लैग हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिखा हूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हम्फ्री सीरीज, ठीक है। चलो, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्री, डन है। तो कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके अगर फर्स्ट में आ गया तो लाइमन को बिलोंग करेगा। अगर थर्ड से आ जाए सेकंड में या फिर उसके नीचे आ जाए तो ये बाल्मर को बिलोंग करेगा। उसके ऊपर वाले से आए तो पैसन को, फिर ब्रैकेट को, फिर फीफन को, फिर हम्फ्री को। चलो, अब कौन सा सीरीज किस तरीके का वेवलेंथ या किस ग्रुप को बिलोंग करता है उस पर बात कर लेते हैं। तो जनरली लाइमन जो होते हैं ये यूवी होते हैं। बाल्मर जो होता है वो जनरली विजिबल होता है, जनरली विजिबल होता है। पैशन जो होता है ये भी जनरली विजिबल होता है, बट विजिबल के साथ साथ इसमें आईआर भी होता है। तो ये विजिबल भी होता है और इंफ्रारेड भी होता है। इसके ऊपर वाला इंफ्रारेड आता है, ये वाले भाई साहब भी इंफ्रारेड ही आते हैं, और इसके ऊपर वाले जितने भी जाओगे तो इंफ्रारेड और इवन उससे भी बड़ा वाला जो है दैट इज माइक्रोवेव हो जाता है। तो लगभग लगभग सारे के सारे आईआर होते हैं। बाल्मर जो है वो मेनली आपके पास होता है विजिबल, लाइमर जो होता है मेनली होता है यूवी। चलेगा क्या? यस सर। यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता दो, अपन बात करें वापस से। चलिए, लाइट ये सब पढ़ेंगे बाद में, यूवी विजिबल क्या है नहीं, सब लाइट के बारे में भी चर्चा करेंगे, बट यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, सर जो अब इसमें एक लाइमन बड़ा बाल्मर सीरीज बोल रहे हैं, किससे बोलो बाबू? सर जो लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज बोल रहे हैं ये इस बेसिस पर बोल रहे हैं ना कि कौन से उस पर गिरेगा लाइन पर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरेगा तो लाइमन बोलेंगे और सेकंड में गिरेगा तो बाल्मर बोलेंगे। नहीं, कहाँ से सर स्टार्ट हो रहा है है? ना कि सर जैसे कि अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, अगर मतलब ऊपर से नीचे तक आते हैं तो ये एनर्जी मतलब कि अपनी गेन ये लूज करते हैं, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते, तो ऐसे होता है ना इनका। देखो एक बात समझा, मैं आपसे समझाता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से गिर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो जो भी वहां पे फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो बिलोंग करेगा लाइमन सीरीज से। कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से गिर रहा है, थर्ड ऑर्बिट गिर के वो कहां जा सकता है? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो थर्ड ऑर्बिट से वो गिर रहा है तो आपके पास कहां जा सकता है? तो थर्ड ऑर्बिट से आपके पास गिरते हुए जा सकता है सेकंड में, फर्स्ट में।
Yes, ठीक है। Yes, sir. तो कहता है कि अगर वैसी वाली कहानी हो रही है तो वो आपको बिलोंग कर रहा होगा बाल्मर सीरीज को। इस तरीके से ये चीज एक्सप्लेन है, चलेगा क्या? Okay, sir. Here. डन है? ये अपनी एनर्जी भी तो लूज करते हैं ना, अगर ऊपर से नीचे बिल्कुल। आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने कुछ, एक सेकंड रुको, तो मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? सर एनर्जी मैं की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक लूज सेकंड करने का मैं वापस से सुन लो, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? शायद मैंने जो बोला है वो कुछ उल्टा बोल दिया, मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में था और अगर वो, तो हम बोलेंगे कि वो लाइमन सीरीज को बिलोंग कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे था और गिरते हुए अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, चाहे वो कहीं से गिरे, थर्ड से गिरे, फोर्थ से गिरे, फिफ्थ से गिरे, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आ गया तो हम बोलते हैं कि वो बाल्मर सीरीज को बिलोंग कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिरते हुए थर्ड ऑर्बिट में आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो पैस्चन को बिलोंग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, मान लो किसी ने बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन 8th ऑर्बिट से आ गया आपके पास थर्ड ऑर्बिट में, पूछा कि बताइए ये किस सीरीज से बिलोंग करेगा, तो आप कहिए कि ये बिलोंग कर रहा होगा पैस्चन से। मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ध्यान देना। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास, मान लो कि जैसे सेकेंड ऑर्बिट में है और ये गिरते हुए अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया तो आपको दिख रहा है कि चूंकि ये फर्स्ट में आया तो ये बिलोंग कर रहा होगा लाइमन को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास इनफाइनाइट में है और वो गिरते हुए आ गया सेकेंड ऑर्बिट में तो हम कहेंगे बिलोंग कर रहा है बाल्मर को। ध्यान है क्या अभी? Yes, sir. अब clear है. हाँ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? शायद बोलते वक्त मैंने कुछ अलग बोल दिया था, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? बढ़े आगे? जी सर। चलिए बढ़िया। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट पीफंड की कहानी क्या है। अब इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, बोलता है कि बताइए कि लाइमन सीरीज में जो सबसे बड़ी लाइन होगी, जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा? तो भैया सबसे बड़ा ट्रांजिशन क्या हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं फॉरेन में घूम रहा था, घूमते घूमते आके फर्स्ट ऑर्बिट में गिर जाए, तो दैट विल बी कि भैया इनफाइनाइट से फर्स्ट। अगर किसी ने पूछा कि पैस्चन का सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा होगा तो मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि पैस्चन का सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा है। पैस्चन का सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा है, मुझे फटाफट से बताओ। पैस्चन, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, 4 से 3। तो अगर 3 नंबर में आ रहा है तो वो पैस्चन का सबसे छोटा ट्रांजिशन हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, ब्रैकेट का सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन सा होगा? ब्रैकेट का सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन सा होगा? ब्रैकेट का सबसे बड़ा ट्रांजिशन, ब्रैकेट का मतलब आना चाहिए आपके पास फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है? फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ में देखो एरो, देखो ये ब्रैकेट नीचे करके देखो, उसने बताते वक्त बना दिया था, बट ये इसके लिए बता रहा है, फोर्थ के लिए, लाइमन बता रहा है 1 के लिए, बाल्मर 2 के लिए, पैस्चन 3 के लिए, ब्रैकेट 4 के लिए, ठीक है? इनफाइनाइट टू 4, डन है, बढ़िया। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि ये ट्रांजिशन होते क्या है, कौन कौन से सीरीज से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने साथ इंक्लूड कर रहे होते हैं, मतलब किस तरह के वो वेव्स होते हैं, यूवी है, इंफ्रा है या विजिबल है, ये सारी कहानी, ठीक है? चलिए बढ़िया। अब आगे कहता है कि बताइए अगर मान लो कि मुझे बोला किसी ने कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट से, मान लो फॉर एग्जांपल बोला कि अगर वो 5th ऑर्बिट में है, तो कहता है कि 5th ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, तो कहता है कि बताइए अगर वो 5th से फर्स्ट में जा रहा है तो कितने तरह के विजिबल, या चलो विजिबल छोड़ो, क्वेश्चन को पहले इजी रखते हैं, कितने तरह के वो ट्रांजिशंस दिखाएगा, बस ये पूछा कि बोला 5th से फर्स्ट में आ रहा है 1 2 3 4, बोलता है 5th से फर्स्ट में आया तो कितने तरह के पॉसिबल ट्रांजिशंस वो दिखा सकता है, कितने तरह की पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशंस की। चलो तो एक तो तरीका क्या, पैसे काउंट करो कि 5th से सीधे फर्स्ट में आ गया, उसके बाद आप बोलो कि 5th से पहले 4th में आया, 4th से फर्स्ट में आए,
फिर उसके बाद बोलो आपके नहीं फिफ्थ से पहले वो थर्ड में आए, फिर आपके पास थर्ड से फर्स्ट में आए। इस तरह से करके आप काउंट कर सकते हैं बहुत सारे जो कि आपके पास ट्रांजिशन आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजिशन आएंगे। प्रैक्टिकली ऐसे काउंट करना बड़ा मुश्किल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो अगर आप चाहें जो मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स वाले तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कॉम्बिनेशन का, NC2 का। लेकिन जो बायो वाले हैं तो उनके लिए सीधा साधा फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखिएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कहीं पे भी कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो ये कहता है दैट इज, वीडियो ऑन कर दिया, बाकी लगे लैग तो बोलना, मैं ऑफ कर दूंगा। सर लैग हो रही है आपकी स्क्रीन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बंद कर ही देता हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा ऑन करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपको कहता क्या है कि N2 माइनस N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास कहानी है जो ये बता रहा होता है कि कितने तरह के कहीं पे भी स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंग कर रहे हो। लैग हो आज आज इसलिए लैगिंग हो रही है क्योंकि मैं घर पे आया हूँ और यहाँ पे जहाँ पे राइट ना हूँ यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, तो कल मैं दूसरी जगह वहां जाऊंगा, वहां पे इंटरनेट बढ़िया चलेगा। सर आपने जहाँ से ये मैं बोला बिलोंग करता N2 हूँ। माइनस N1, N2 माइनस हाँ, N1 इंटू में N2 माइनस N1 अपॉन 2, N2 माइनस N1 प्लस 1। N2 माइनस N1 प्लस 1 हाँ, अपॉन 2 भी है मैं सर? फिर से मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको। हाँ जी सर। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने हैं कहीं पे भी, कि भैया अपने पास कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे, अगर किसी ने बोल दिया कि बताइए फर्स्ट से फर्स्ट, आपके पास बोला कि फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो बताइए वो कितने तरह के ट्रांजिशंस दिखा सकता है, कितने तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाएगा। तो आप कहिएगा कि उसका जो हायर ऑर्बिट था दैट वाज फिफ्थ। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ पे कहिएगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ लाइंस जो है ये हो जाएगा दैट इज हायर ऑर्बिट फिफ्थ माइनस फाइनल ऑर्बिट किसमें गया 1, N2 माइनस N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 माइनस N1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो दिस विल बी 4 इंटू, आप यहाँ पे देखिए, तो दिस विल बी 5 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 10 लाइंस। अभी देखो 10 लाइंस, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि 10 लाइंस कैसे होंगे। ठीक है, बड़े आराम से बताया जा सकता है, ये आपको कुछ बता दिया। इसके अलावा चलो और भी काउंट करवा देता हूँ मैं। चलो उसके बाद बोलता क्या है, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला तो ऑलरेडी काउंटेड है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है, एक ट्रांजिशन यहां से यहां आने वाला ट्रांजिशन हो सकता है। एक ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है, यहां से यहां आने वाला ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, अब जो इसमें कॉमन ट्रांजिशन है आप उनको हटा दीजिए, जैसे ये ऑलरेडी काउंटेड है इसको हटा देते हैं, ये ऑलरेडी काउंटेड है इसको हटा देते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा है क्या जो रिपीट हो रहा है? देखो तो फटाफट से, इसमें और कोई ट्रांजिशन जो रिपीटेड है? हाँ, रिपीटेड है। रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ। मुझे चेक करके बताओ क्या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अभी सेटिस्फाई हो रहा है क्या इस कहानी को? 1 2 3 यस 4 सर। 5 6 7 8 9 10, जाने क्या? चेक कर लो जी सर। फटाफट से ये। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कहीं भी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आएंगे, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलेगा? कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला से इजी पड़ेगा, बिल्कुल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ही तो है ये, N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई बाय N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज कॉम्बिनेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए अब कहते हैं क्वेश्चन करते हैं। फिर से बोलो। चल, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। कहता है कि बताइए स्टेशनरी स्टेट 2 है He प्लस आयन का, इसका रेडियस कितना होगा? फिर बोलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 कितना होगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? मुझे अभी नहीं चाहिए सॉल्यूशन, लैब कर रहा है, आप आराम से घर पे कर लीजिएगा, हो जाएगा नहीं होगा बस ये बता दो मेरे को, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कर लेना।
हाँ पीडीएफ में भेज दूंगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद जस्ट। नेक्स्ट, ये एक वाहियात सा क्वेश्चन है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। आप आराम से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑलरेडी आपको बता चुका। इस क्वेश्चन को देखो, मुझे फटाफट से बताओ, कहता है कि इसमें से किसमें एनर्जी सबसे अधिक होगी। आप ये जान चुके हैं कि एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मुझे चेक करके बताइए सबसे अधिक एनर्जी किससे आएगा, फटाफट से शुरू हो जाओ। सर सेम होगी सब में। फोर्थ बोलता डी है ऑप्शन हाइड्रोजन होगा में, इसका। मुझे नहीं पता, तुम चेक करके मुझे जल्दी से बताओ कितने आने वाला है। यस सर, कैसे डी एनर्जी ऑप्शन है। निकालते हैं ये आपको पता है ऑलरेडी, फॉर्मूला पढ़ चुके हो। सर डी ऑप्शन है इसका। यस सर, डी ऑप्शन। चलो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि डेल्टा ई बराबर, चेक करते हैं यहाँ पे, डेल्टा ई बराबर हमें पता है कि डेल्टा ई का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 13.6, क्योंकि हाइड्रोजन लेने की जरूरत नहीं है, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सारे केस में आप n1 की वैल्यू पुट कीजिए, n2 की वैल्यू पुट कीजिए, मोटे तौर पे आपको 1/n1 माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर चेक कर लेना है। जिस केस में ये वैल्यू सबसे आपको बड़ी आ रही होगी उस केस में मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा। डन है क्या? कोई ऐसा इसको लगता नहीं होगा तो बता दो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम है, तुम आराम से घर पे चेक करो, मैं सॉल्व नहीं करा रहा। मैं बस ये बता रहा हूँ हो जाएगा, चेक कर लेना आराम से घर पे, ठीक है। लैग हो रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि विवेक मैं वापस से बताऊं सॉल्व करके, तरीका बता दिया, बस आपको चेक कर लेना है 1 - n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। किसी ने बोल दिया, ये क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, बोला कि 2 से 1, ऑप्शन नहीं दिया ना, 2 से 1 नहीं दिया, बोला 2 से 1 और 4 से 2 जा रहा है, किसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा या किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, 13.6 कॉमन है, तो मैं सीधे चेक कर लूंगा 1/2 का 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते थे, मैग्नीट्यूड ही हमको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, चेक कर लेंगे। अब इसमें दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी आ रही होगी, इन दोनों को चेक कर लो, जिस केस में वैल्यू बड़ी आ रही होगी उस केस में एनर्जी डिफरेंस सबसे अधिक, मतलब उस केस में एनर्जी जो है वो सबसे अधिक रिलीज होगी। डन है विवेक? हो जाएगा, इस मैथ को भी सॉल्व करूँ, ठीक है। हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू सेकंड बोर ऑर्बिट। बोलता है फर्स्ट से सेकंड में भेजना है, वेवलेंथ अभी आपको नहीं पता, इसको आप छोड़ दीजिए। तो कहता है फर्स्ट से सेकंड भेजना कितनी एनर्जी चाहिए, सीधा सीधा बता लेंगे। और अगर नहीं बताएंगे ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो रट्टा भी मार चुके हैं, 13.6 3.4 दोनों का गैप लो, खेल खत्म। घर पे आराम से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, चार्ज पे बेस्ड है, जरा सॉल्व करने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को, शुरू हो जाओ। ये बिल्कुल स्टार्ट की कहानी है, थॉमसन मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है ये एक आयन है जिसका मास नंबर है 56, मास नंबर नहीं याद है तो मोल में पढ़े थे, मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बोलता है 3 पॉजिटिव चार्ज है, 30% मोर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, बताइए आयन का सिंबल क्या होगा। सिंबल नहीं बता सकते आप, सीधे एटॉमिक नंबर बता दो, खेल खत्म। सर ये आयरन है ना? मुझे एटॉमिक नंबर जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और बात मैसेज करो बेटा, ऐसे नहीं बोलो, इससे सब लोगों को डिस्टर्बेंस होता है ना, ठीक है। फिर कोई सॉल्व नहीं करेगा, सोचेगा क्या है ऐसे ही तो हो गया। करो सॉल्व करो फटाफट से।
चलिए ठीक है, तो मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पे। बोलता है मास नंबर 56 है, मतलब इक्वेशन बनाते हैं P प्लस N 56। बोलता है 3 पॉजिटिव चार्ज है इस, जो भी आपके पास दिया हुआ है एटम, इसमें पॉजिटिव चार्ज 3 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा है, तभी तो ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन बन के तैयार, P प्लस एन इक्वल टू 56, पहला इक्वेशन बन के तैयार। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि 30% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 30% न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इंटू 30/100। ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रॉन इक्वल्स टू हो गया है E इंटू 1.3। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको कह रहा है कि भैया बताइए सिंबल क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिंबल चाहिए, मुझे प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन चाहिए तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से न्यूट्रॉन वाला ये वाला इक्वेशन मैं चाहूं तो ये उठाऊं, ये वाला उठा के यहाँ पे पुट कर दूं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में आ जाएगा, तो मैं चाहूं तो इस वाले को उठा के यहाँ से पुट कर दूं। इस वाले कहानी को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके आऊंगा। या तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट पुट कर लोगे, नहीं तो प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट कर लो और फिर बाद में प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करके पी की वैल्यू निकालना है, ई में पुट कर देना, बात हो जाएगा। नहीं होगा मुझे जल्दी से बता दो क्या। नहीं ये P इक्वल टू ई प्लस 3 क्यों लिखा? P इक्वल टू ई प्लस 3 इसलिए लिखा विवेक, क्योंकि कहता है कि जो यहाँ पे चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव कब होगा? एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देखो। मान लो मैं बोलूं कि कोई एक एटम ए है जिसपे +3 चार्ज है। +3 चार्ज कब होगा? जब वहां पे जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो प्रोटॉन अपने पास कितना होगा? 8, तभी तो चार्ज कितना आएगा? +3। क्या नहीं विवेक? तो थोड़ा तेज जा रहा हूँ, बट अगर लगे दिक्कत तो पूछ लो, कोई भी समस्या नहीं। सर आपने ये न्यूट्रॉन का क्या कैसे किया है? न्यूट्रॉन को कैसे किया? क्वेश्चन में देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 30% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ई था तो ई इंटू ई प्लस ई इंटू 30/100, 30% ऐड कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 1.3 इक्वल टू एन। डन है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट कहता है, अब ये अभी आपको नहीं कराया है, अभी लाइट के बारे में चर्चा नहीं है, चलो ठीक है। तो फिलहाल अभी यहीं पे रोक देते हैं क्लास अपन। लाइट वाली कहानी अगले क्लास में मैं करा दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो भी है ये अगले क्लास में कराऊंगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक दे रहा हूँ। मैं वापस से एक बार, अगर कोई डाउट है या लाइनमैन बालमर वाले में, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा तो वो लाइमन बिलोंग करेगा, सेकंड गिरा बाल्मर बिलोंग करेगा, थर्ड गिरा पैस्टन बिलोंग करेगा, फोर्थ गिरा ब्रैकेट, फिफ्थ गिरा पीफर्न, सिक्स्थ गिरा हम्फ्री। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई। ओके सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। सर इसकी नोट सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी भेज दूंगा। और अगर लगे कि मैंने कोई चीज थोड़ा फास्ट फास्ट बोल दिया तो मुझे बता दें। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ड्रॉपर्स में थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, तो अगर ऐसा लगे तो मुझे बता। संडे को केमिस्ट्री का सिलेबस है, टेस्ट। अच्छा, संडे को टेस्ट का सिलेबस मोल कॉन्सेप्ट अपन, मतलब मेरे तरफ से मोल कॉन्सेप्ट है। बाकी सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें एक बार देख लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले रहेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले। ओके सर। हाँ, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें मतलब आपको क्वांटम नंबर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, बशर्ते कि वो पीरियडिक टेबल को बिलोंग नहीं करता हो। मान लो एटॉमिक नंबर दे के पूछ लिया कि कौन से ग्रुप कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, वो तो बता ही सकते हो, या कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, पीरियडिक तो रहेगा, पीरियडिक तो रहेगा, पीरियडिक का तो डाउट ही नहीं है, वो तो रहने ही वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया इसको जस्ट शेयरिंग कैसे करें। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया। क्वांटम नंबर हो गया है। नहीं नहीं, अच्छा क्वांटम नंबर हो गया रोहित, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर सर ने बता ही दिया क्वांटम नंबर तो फिर ठीक है, पर डिटेल्स में जब यहाँ बात करेंगे तो बात अलग है। बाकी ठीक है, अगर बेसिक क्वांटम नंबर हो गया है, एसपीडीएफ वगैरह हो गया, केएलएमएन का क्या है, कैसे रिलेशन है, ये सारी चीजें हो गई। और ये सारे हो गया क्या? मैग्नेटिक भी हो गया क्या सारा? यस सर। मैग्नेटिक और स्प्रिंग सब हो गया। रेंज वेंज सब हो गया, किस रेंज में बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है, सारा कुछ
बढ़िया। यस सर। और ठीक है, सर फिर तो कोई उसकी दिक्कत ही नहीं, जब रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें हुई है सेंड तो कर फिर दीजिएगा। चलो क्लास ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी देर में भेजूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा। क्लास की रिकॉर्डिंग भी सर। रिकॉर्डिंग तो आ जाता है ना वहाँ पे, जो मतलब लिंक पे रिकॉर्डिंग भी आ अच्छा, जाएगा। हाँ सर रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, ठीक चलो है। ओके, पीडीएफ में भेज देता हूँ। ओके सर, बाय सर। क्लास नहीं हो रही सर, लीव हो गए। थैंक यू।
है